जय हिंद जय भारत। स्टार्ट हो गया। जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आज रेबल फाउंडेशन की ओर से बंगाल के 23 दिन के यात्रा पे। आप लोग इधर आ जाए, मेरे भाई इधर आ जाइए, मंच इधर है, वहां मत रहिए, रास्ता ब्लॉक हो रहा है। किसी का रास्ता हमें ब्लॉक नहीं करना है, उपद्रवी नहीं हम लोग। दोस्तों, बंगाल के 23 दिन के दौरे पे, उसके बाद किसान आंदोलन है। आज जामा मस्जिद आप लोगों के सामने, जिस जगह से मेरी जीवन की शुरुआत हुई, बहुत बताना ज़रूरी है। यहीं से किताबें पढ़ना, नई सड़क से दरियागंज में एक बहुत बड़ा सफ़र तय करा। लेकिन आज बात करेंगे कुछ मुद्दों की। आज बात करेंगे अच्छे दिन की। अच्छे दिन इसलिए क्योंकि जुमले अब फेल हो चुके हैं, लोग देख सकते हैं कि कहाँ है अच्छे दिन या नहीं है। चलिए आज बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज किसान वार्ता के लिए तैयार बैठे हैं और अपने कुछ शर्तें नहीं रखी उन्होंने, बस उन्होंने एक चीज़ रखी कि किसानों का बिल है तो ये बिल वापस लेना होगा। बाकी बातें जब वो करेंगे तब। लेकिन आज बात करेंगे सरकार के उस रवैये की जहां एक गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस की वकालत होती है। ये पहली सरकार है जिस सरकार में कंपटीशन को ख़त्म करने की कवायद चल रही है। मसलन बात करते हैं जियो की। आप जानते होंगे 3 साल पहले तक हमारे यहाँ वोडाफोन, आइडिया और तमाम अन्य, एयरसेल, बहुत सारे प्रोवाइडर्स रहे हैं, बहुत सारे। फिर अचानक से रिलायंस जियो का आना होता है और रिलायंस जियो जब आते हैं, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई उन्हें फ्री में डेटा बांटने की परमिशन दे देते हैं। देखिए किस तरीके से मगरमच्छ छोटी छोटी मछलियों को खाता है, वो कहानी कैसे सच होता है, वो आज आपके सामने शेयर करेंगे। लोग मुफ्त के चक्कर में सब जियो के पास आ जाते हैं, लेकिन TRAI, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक बार भी ये प्रश्न नहीं पूछती कि आप फ्री में कॉलिंग, फ्री में आउटगोइंग, फ्री में डेटा सर्विसेज क्यों दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। जिस तरह गलत करना गलत है, उसी तरह किसी चीज़ को करोड़ों लोगों में मुफ्त में बांटना, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, लेकिन गवर्नमेंट को एक भी सवाल नहीं होता, गवर्नमेंट नहीं पूछती है। आज उसका नतीजा देश के करोड़ों लोग भुगत रहे हैं। आज पूरे देश में एक मोनोपोली हो गई है जियो की। क्यों? क्योंकि वोडाफोन बिक गया, आइडिया बिक जाता है, एयरसेल बिक जाता है, और कारण केवल एक है, बड़ी मछली छोटी मछली को जीने के लिए नहीं छोड़ती। ठीक उसी तरह जैसे अदानी या अंबानी आज किसानों को खत्म करने के लिए तैयार हैं, तत्पर है। आज किसानों की बिल की बात हो रही है। इधर आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए, आइए आप इधर आ जाइए। किसानों की बिल की बात हो रही है। 2020 में हम इस बिल को देखते हैं, लेकिन 2019 में अडानी जी 19 कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं भारत के कोने कोने में। ये एक पहला तरीका था किस तरह मार्केट में मोनोपोली करने का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था हमारे देश के लोगों के साथ। आज वही ये गवर्नमेंट भी कर रही है। लेकिन अगर हम कुछ तथ्यों के साथ बात करें तो शायद बहुत अच्छा होगा। फिरोज, अगर हम तथ्यों के साथ बात करें तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए तथ्यों के साथ बात करते हैं। 9 के 9 प्रोवाइडर जो ये 2G घोटाले, 3G घोटाले, 4G घोटाले, कहाँ हैं वो घोटाले और कहाँ हैं वो घोटालेबाज? क्या वो जेल गए? क्या वो हिरासत में है? ये सवाल हमें पूछना चाहिए अंधभक्तों से और बीजेपी की गवर्नमेंट से। क्या आपने बोला लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ, 2G स्कैम, 3G स्कैम, 4G स्कैम, जीजाजी स्कैम, जितने भी हों, लेकिन अगर वो घोटाले हुए तो घोटाले कहाँ हैं और वो घोटालेबाज कहाँ हैं? लेकिन हम एक बात कह सकते हैं कि आपने तमाम लोगों को आपने आदी बनवाया, एक प्लान तरीके से फ्री में जियो के कनेक्शन बंटवाए, फ्री में डेटा दिया। आज वही जियो तसल्ली से हमसे पैसे ले रहे हैं, जब मर्जी अपना डाटा खत्म कर रही है, जब मर्जी अपने मोनोपोली कर रही है। पहला था। आइए कंपटीशन की बात करते हैं कि हमारे देश में कंपटीशन का स्तर क्यों खत्म हो रहा है। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से ट्विटर में हम एक आंदोलन चला रहे हैं, यूपीएससी नोटिफिकेशन। पिछले 3 साल से यूपीएससी के प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं। जो नौजवान बच्चे अपने एज लिमिटेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों के लिए, प्रतियोगिताओं के लिए, उनकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। एनटीपीसी और रेलवे की जॉब्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, लेकिन वो कहते हैं कि हम इतने लाख जो है वो नौकरी देंगे। आप कितने लाख देंगे नहीं देंगे ये हमारा प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की वैकेंसीज आप ला नहीं रहे और आप ये दिखा रहे जैसे जजों के पद खाली हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस का कद ज़्यादा होना चाहिए, जनसंख्या के मुकाबले पद ज़्यादा होना चाहिए, तो क्राइम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन अगर पद है तो आप रिक्तियाँ क्यों नहीं निकाल रहे हैं, आप वैकेंसीज क्यों नहीं निकाल रहे हैं? लेकिन इस पे बात नहीं होगी। अब बात करते हैं किसान आंदोलन के उस जरिए का जहाँ आज लोग बेहद परेशान हैं। किसान कहते हैं कि हमें ये प्रणाली पसंद नहीं है
अगर आप ये प्रणाली को करना चाहते हैं तो आप किसानों के साथ बैठते, नेताओं के साथ नहीं। लेकिन नहीं, उन्हें किसानों के साथ नहीं बैठना है। 6 बार के वार्ता के बाद आज 7वीं बार वार्ता होगी। किसानों की वही बात आज भी कि हमें किसान बिल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारे लिए बिल है तो हमसे पूछा जाए, हमारी जो परेशानियां हैं वो हम सरकार को बता सकते हैं। तो गवर्नमेंट की एक और नई चाल, हम जैसे बागियों को लगातार जेल भेजने के बाद भी जब इनका मन नहीं भरता है तो ये नकली किसान उत्पन्न करते हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, परसों का वीडियो मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है और रीच भी काफी ज्यादा मिलियंस में है। और पंजाब के ग्लोबल टीवी नेटवर्क में हमारा एक रेबल फाउंडेशन का इंटरव्यू, वो भी मिलियंस में, और वो सत्य है इसीलिए मिलियंस में। आपको रिपब्लिक टीवी, इंडिया टीवी या तमाम जी न्यूज़ के चैनल में खबरें नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको लोगों के बीच आना पड़ता है। तो हमारे 2 क्वेश्चन है आज कि माननीय रमेश पोखरियाल जो कि शिक्षा मंत्री है, 3 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। मैं स्वागत करता हूं आपके फैसले का, आपने स्कूल बंद किया, लेकिन स्कूल बंद करने का कारण क्या होगा? कोरोना? इसका मतलब कोरोना है? मैं यकीन नहीं करता। देखिए, मैं आज भी आपके सामने लाखों की तादाद पे रहता हूं, 70 लाख 80 लाख से ज़्यादा लोगों से मैं मिल चुका हूं, हॉस्पिटल भी जाता हूं, मुझे कोरोना में यकीन नहीं है। और अगर आपको यकीन है और अगर आप छुट्टियां दे रहे हैं कि नहीं स्कूल बंद रहेंगे, तो क्यों ना बंगाल का इलेक्शन पोस्टपोन कर दें? क्योंकि कोरोना केवल स्कूल के बच्चों को तो अटैक करेगा नहीं, कोरोना केवल बच्चों पे तो नहीं आता है भाई। कोरोना तो एक बीमारी है, वो ना तो वो बहुत सेकुलर भी है, जात पात को नहीं मानता, हिंदू मुस्लिम नहीं पहचानता, छोटे बच्चे बुजुर्ग किसी को भी अटैक कर सकता है। तो जब आप स्कूलों को बंद कर सकते हैं जुलाई महीने तक, तो बंगाल के इलेक्शन भी जुलाई तक पोस्टपोन कर दीजिए। आपकी सत्यता का प्रमाण आपके एक्शन से हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये बीमारी है, ये बहाव है। आप लोग इधर आ जाएं भाई प्लीज, देखिए वो रास्ता है, इधर आ जाइए भाइयों, इधर आ जाइए। लेकिन क्या ये प्रश्न हमारा उठाना गलत है कि जब आप स्कूल बंद कर रहे हो जुलाई तक, तो आप इलेक्शन को पोस्टपोन क्यों नहीं करते? भाई जनता लाखों की तादाद पे आती है भीड़ करने, लाखों की तादाद पे, तो फिर तो ये बीमारी और खतरनाक तरीके से फैलेगी। तो आपके नेताओं के लिए कोरोना का प्रोटोकॉल अलग है, छात्रों के लिए अलग है, गरीब मजदूरों के लिए अलग है। भाई 2 मिनट बात कर लेंगे प्लीज, है ना? आप ही के लिए बात करते हैं। जेल की यात्रा भी आप जैसे भाइयों के लिए है। हमारी मेहनत को सफल होने दीजिए, जनता की आवाजें जनता तक आने दीजिए। और अगर आप बोलना चाहे आइए, आपका स्वागत है, आप ही का मंच है मेरे भाई। दोस्तों, छोटा सा ये प्रश्न था, और अगर स्कूल आप जुलाई तक बंद कर रहे हैं, कुछ राज्यों में कॉम्पोजिट फीस एक नया चैप्टर है, नौकरी है नहीं, काफी लोगों की जॉब चली गई, वर्क फ्रॉम होम में सैलरी 40% कट है। इस वीडियो के माध्यम से तमाम सीबीएसई के जो प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एपीजे इंटरनेशनल स्कूल, लोटस वैली स्कूल और जितने भी स्कूल हैं, क्या सरकार इन स्कूलों में जाके पता कर रही है क्या टीचरों को तनख्वाह पूरी मिल रही है? क्या स्टाफ को तनख्वाह पूरी मिल रही है? क्या अगर नहीं मिल रही है तो बच्चों से पूरी फीस क्यों ली जा रही है? उत्तर प्रदेश में एक नया शब्द है कॉम्पोजिट फीस, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, ग्रेटर नोएडा में रहता हूं, और मैंने पूरी फीस पेड की अपने बच्चों की। उसका कारण है, जब पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन ने मुहिम डाली, भाई आप लोग इधर आ जाइए, उनका देखो बिजनेस का टाइम है, हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो, इधर आ जाएं प्लीज, वहां मत जाम कीजिए, इधर आ जाइए, आपका मंच आइए जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, कंपोजिट फीस, इसके नाम पे पेरेंट्स से पूरे फीस वसूले जा रहे हैं। क्या होता है कंपोजिट फीस, इसका परिचय दे दीजिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 1 साल पहले ये कर दिया, तो क्या आपको पता था क्या कि कोरोना आने वाला है? आपको इसकी जानकारी पहले से थी क्या कि पेरेंट्स प्रोटेस्ट करने वाले हैं? ये सवाल पेरेंट्स का भी है, सवाल शिक्षकों का भी है, क्योंकि शिक्षकों को पूरी पेमेंट मिल नहीं रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राइवेट स्कूल के लाखों करोड़ों टीचर्स आज अपनी पेमेंट नहीं ले पा रहे हैं, वो अपना ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। और जियो का तांडव देखिए, इसी कोरोना पीरियड में जियो के चार्जेस बढ़ जाते हैं, मिनट्स बढ़ जाते हैं। आप इस बात को समझें, और इस तरह से एक एक्सप्लॉयटेशन का दौर शुरू होता है। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए, हम यहाँ किसी को जाति से, रिलीजन से बांधने नहीं आए, यहाँ केवल मुद्दों की बात करेंगे कि अगर जेन्युइनली डेवलपमेंट की बात है, अगर आप एग्जाम्स पोस्टपोन कर रहे हैं, अगर आप स्कूल की पढ़ाई को पोस्टपोन कर रहे हैं, अगर आप स्कूल कॉलेजेस को बंद कर रहे हैं, तो क्यों ना इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दें? क्या माननीय शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, उनको ये नहीं दिखता कि वो अभी शांति निकेतन गए और लाखों के तादाद पर उन्होंने रैली कर दी? क्या कोरोना ने उनको डिस्काउंट दे रखा है क्या? अमित शाह साहब के लिए अलग पैमाने हैं,
बंगाल राज्य के लिए अलग पैमाने हैं, दिल्ली के लोगों के लिए अलग पैमाने हैं। एक माता पिता अपने बच्चे के साथ बगैर मास्क के जाए तो 2000 का चालान करा देते हो आप। क्यों भाई? कोरोना ने केवल ये बोला है कि तुम मास्क पहनोगे तो तुम्हें अटैक नहीं करूंगी या करूंगा, और लाखों के तादाद पे जब आता है तब कोरोना इनएक्टिव हो जाता है। देखिए, एक युवा जर्नलिस्ट होने के नाते तमाम वीडियो चैनलों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो भी नेशनल मीडिया के लोग हैं, मेरी अक्सर मुलाकात होती है। मैंने उस दिन रिपब्लिक टीवी के कुछ चैनल को किसान आंदोलन में देखा, वो माइक अपने जैकेट के अंदर घुसा रहे थे, उन्हें डर था। तो मैं उन चैनल वालों को एक बात बताना चाहूंगा, किसान कभी उग्र नहीं होते, आपको किसान से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कृपया करके किसानों के लिए गलतफहमियां ना फैलाएं कि किसान पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है। पिज्जा और बर्गर भी आटा से ही बनता है। क्या पिज्जा और बर्गर खाने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत है? क्या वो किसान वीजा लेके आएंगे? अपने ही देश में अगर आप खा सकते तो उनको खाने की परमिशन नहीं है क्या? हम जो खाते हैं वो अन्न वही उगाते हैं, तो उनके ऊपर ये प्रश्न क्यों? आखिरकार ये बात हमें समझनी होगी। दोस्तों, उचित समय जो भी बीजेपी को फॉलो करते हैं, मेरा उनसे 2 सवाल है। मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन खुली आंखों से जो चीज आपको दिखती हो उन प्रश्नों को आप भी उठाएं। आखिर आप एक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। आंखें बंद करके तो किसी से प्यार नहीं करते हैं ना आप। अपने बच्चे को भी तो सुबह उठ के देखते होंगे ना कि बाल बढ़ गए तो बाल की कटिंग होनी जरूरी है, कपड़े गंदे तो कपड़े बदलने जरूरी है। अगर हम अपने घर की गंदगी को झाड़ू से साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो अगर हमारे देश में गंदगी फैल रहा है, उस देश की गंदगी को फैलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या भाइयों? जिम्मेदारी है या नहीं है? जिम्मेदारी है या नहीं? आवाज है? क्या आप लोग सरकार के इस रवैये से खुश हैं? नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना के नाम पे बहुत सारी गलत धारणाएं फैलाई गई हैं? क्या आपको लगता नहीं कि सरकार जिस तरीके से भेदभाव कर रही है आज किसानों के साथ या जातियों के साथ, ये गलत हो रहा है? बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। क्योंकि देखिए, सरकार कहती है मास्क नहीं पहनो 2000 रुपए का चालान दो। क्या सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर कोई मास्क नहीं पहना 50 रुपए का चालान लो, क्योंकि 20 रुपए का तो मास्क ही आता है या 10 रुपए का मास्क आता है, तो 2000 का चालान एक तरह से उगाही का तरीका नहीं है क्या? तरीका है या नहीं? आज अगर स्कूल कॉलेज बंद है जुलाई तक, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, तो क्या इलेक्शन बंगाल में पोस्टपोन नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या अमित शाह की रैली लाखों की तादाद में उचित है? नहीं। क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलता है क्या? बहुत ज्यादा फैलेगा वहाँ। बराबर ना? तो अगर आप शॉपिंग मॉल खोल सकते हैं तो आप स्कूल भी खोलिए। पैमाना तो सबका बराबर होना चाहिए ना भाई। हमने तो एक पहला प्रश्न, भाई आप लोग थोड़ा इधर आइए, थोड़ा इधर आइए आप दोस्तों, भाई आप इधर आइए, यूथ है, बार बार मत कहलवाइए। देखिए लोग वहां रास्ता न हो जाओ, अगर हम भी रास्ता जाम करेंगे तो हमारे ऊपर एक और प्रश्न आएगा कि हम देश विरोधी हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जो भी सही प्रश्न को उठाते हैं उन लोगों के लिए देशद्रोही, नक्सलवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये बहुत आम शब्द है। अब देखिए, मैं हिंदू ब्राह्मण, मेरे पीछे जामा मस्जिद, अब क्या यहाँ भी पैमाना आप हिंदू और मुस्लिमों का लाएंगे? भाई देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं, मैं मंदिर में भी होता हूँ भाई। हमने तो हमेशा एक बात बोला, ना मंदिर का जिक्र होगा ना मस्जिद की बात होगी, हम भारतीय हैं, केवल भारत की बात होगी। बराबर? क्या आपको कभी लगा मुल्क में मैं हिंदू हूँ, आपको मेरे से कोई खतरा है क्या? कभी नहीं। तो ये एक सोच का बात है। मेरे साथ जो मेरे कैमरामैन है, मेरे साथी भाई हैं, फिरोज भाई, मैं चाहूंगा आप एक बार माइक में मेरे साथ आए, यहाँ पे आ जाए मेरे सामने। इनका अपना काफी प्रतिष्ठित चैनल है और मैं आपको बताऊंगा ये फिरोज हैं। मुझे इनसे डर नहीं लगता, शायद आपको भी नहीं लगता होगा फिरोज भाई। और ये मास्क पहने हुए हैं, अब आप जा सकते हैं फिरोज भाई। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से केवल अवेयर करने की बात है। अगर देखिए, मार्टिन लूथर किंग ने एक बात कही थी, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर नाइंसाफी कहीं भी होती है तो पूरे संसार में इंसाफ के ऊपर एक उंगली उठता है, एक प्रश्न उठता है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप इस गलत को, अगर आप सामने नहीं आ सकते हैं, सोशल मीडिया में आइए, सोशल मीडिया में किसानों को सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने मुद्दों को सपोर्ट कीजिए, प्राइवेट टीचर्स के लिए आवाज उठाइए कि देश भर के जितने भी लोग हैं, आज प्राइवेट स्कूल जो है बड़े बड़े नेताओं के, मेरे आपके जैसे साधारण लोगों के नहीं है क्या? आप भी अपने बच्चों को फीस तो दे रहे होंगे, लेकिन इधर 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 उधर उधर देख के जी, 60,000 रुपए जो है फीस मांगी गई थी, 15,000 रुपए दी गई है। अच्छा, वो कह रहे हैं 45,000 रुपया अगर और नहीं दिया गया तो एग्जाम जो है जी इंटर का नहीं दे पाएंगे। अच्छा, आप देखिए बस्ती की बात है मेरे भाई, बस्ती से, बस्ती उत्तर प्रदेश से, सेंट्रल एकेडमी से। क्या बोला कि आपको एक बार पुनः बताएं? 60,000 रुपए फीस हुई थी लॉकडाउन की पूरी जो है जोड़ के 15,000 रुपए दी गई है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फोन आता है जो है 45,000 रुपए जो है और जमा करवा दीजिए आप। मेरे भाई केवल 5 नहीं देंगे, फिर उसके बाद जो है एग्जाम जो है नहीं दी जाएगी। फिर उसके बाद
जब 45,000 देंगे फिर उसके बाद। देखिए ये छात्र हैं और अपनी चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ऐसे मेरे साथ और भी लोग होंगे जो शायद इस चीज से जूझ रहे होंगे या परेशान हो रहे होंगे। तो मेरा केवल एक बात है, जहां भी आपको गलत लगता है आप उसको सोशल मीडिया में जरूर लेके आए, क्योंकि बहुत जल्द ये लोग सोशल मीडिया पे भी बैन लाने वाले हैं, अगर आपको पता हो। क्यों? सीधी सीधी एक बात है, अगर हम प्रश्न पूछे तो हम देशद्रोही कहलाते हैं, लेकिन हम पूछेंगे 27 बार की जेल यात्रा के बाद 28वें बार के लिए मैं तैयार हूं और आपको गर्व से कहता हूं कि देश विदेश में 11 करोड़ से ज्यादा जो रेबल फाउंडेशन के कार्यकर्ता हैं, तमाम मुद्दों पर बंगाल में हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की दादागिरी हम नहीं चलने देंगे दोस्तों। 2022 हमारा टारगेट है, उत्तर प्रदेश से शुरू होंगे और 2024 हमारा लक्ष्य है इस देश को सांप्रदायिक बना के, कोरोना को सेक्युलर ना करके कोरोना को भी सांप्रदायिक बना के जो पेश किया गया है। अगर एक हम हिंदू हैं तो हमें मुसलमान की आवाज बननी होगी, अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपको हिंदू के लिए बात करनी होगी, ताकि बीजेपी जैसे पार्टी जो है वो हमारे आपस में नफरत ना फैला सके। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? एक बार हाथ उठा के बोल दे, सहमत है आप लोग? दोस्तों देखिए ना, मैं इनको जानता हूं ना, ये मुझे शायद सोशल मीडिया से हम लोग परिचित होंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन भारत में कोई भी बाशिंदा एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। जरूरत है कि भारतीय जुमला पार्टी के लोगों को ये बात समझ में आ जाए। मैं धन्यवाद दूंगा इस वीडियो से कि आपने किसानों को छेड़ा, क्योंकि किसान को छेड़ के आपने एक बात हमें सिखा दिया। जो देश टुकड़े टुकड़ों में बट रहा था, आप लोग बांट रहे थे, आज वो पूरा देश एक हो गया है, क्योंकि किसान के लिए हम सब की आवाज एक है। जय हिंद, जय भारत।